हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं मनोज अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टॉपिक रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो जैसा कि हम सभी को पता है, जिसको नहीं पता है उसको मैं बता दूं, तो ऑलरेडी 1 से लेके 6 तक के रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी हमने प्रीवियस पार्ट में कवर कर लिया। आप चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में लॉ की आपको सेपरेटली प्लेलिस्ट दिख जाएगी, वहां पे जाके इसका प्रीवियस वाला पार्ट आप चेक कर लेना। वहां पे 1 से लेके 6 तक के सारे रूल मिल जाएंगे। इस वाले लेक्चर में अपन देखने वाले 7 से लेके 13 तक के सारे रूल्स। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। बस छोटे मोटे रूल है, ये बहुत ज्यादा इजी है। जो मेजोरिटी डिफिकल्ट वाले रूल थे वो अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिए। ये बहुत इजी है, एक एक गो में आप समझते जाओगे। तो पढ़ते हैं सबसे पहले फर्स्ट हमारे रूल पे, दैट इज रूल नंबर 7, गुड्स इन पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी। क्या हो कि अगर जो गुड्स है वो किसी थर्ड पार्टी के पोजीशन में है, तो उस समय डिलीवरी रिलेटेड कैसा क्या काम यहाँ पे होगा, तो पढ़ते हैं इसको। वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के समय में गुड्स जो है आर इन पोजीशन ऑफ अ थर्ड पर्सन, सेल के समय में गुड्स क्या है, किसी थर्ड पर्सन के पोजीशन में। फॉर एग्जांपल 3 पार्टी है ए बी सी, ठीक है, 3 पार्टी है ए बी सी। ए हो गया अपना सेलर हो गया, बी अपना बायर हो गया, और सी हो गया कोई ऐसा थर्ड पर्सन जिसके पास गुड्स यहाँ पे पड़े हैं। तो उस केस में क्या होगा, देयर इज नो डिलीवरी बाय सेलर टू द बायर अनलेस एंड अनटिल such third person acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf। 3 पर्सन है ए बी सी, एक गुड्स बेच रहा है बी को, बट ए के खुद के पास वो गुड्स अभी नहीं है, पोजीशन में नहीं है। वो गुड्स किसके पास है, सी के पास है, अपने पोजीशन में। क्लियर हो गई बात? डिलीवरी तब तक नहीं मानी जाएगी, डिलीवरी तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक ए जो है वो सी को नोटिफाई कर दे कि भैया इतने गुड्स जो है जो तुम्हारे पास पड़े हुए हैं वो मैंने बी को दे दिया है, और जो सी है वो बी को बोल दे कि भैया इतने गुड्स जो अब तुमको बिक गए हैं वो मेरे पास पड़े हैं, तो मेरे यहाँ से कलेक्ट करके ले जाना। जब तक ये पूरा कम्युनिकेशन का साइकिल कंप्लीट नहीं हो गया, यानी ए बोलेगा सी को कि भैया इतने गुड्स मैं बेच दिया, इसको अलग रख देना। सी बताएगा बी को कि इतने गुड्स जो ए के थे वो मैंने तुम्हारे नाम से अलग कर दिया, आके इसको ले जाना। तब तक डिलीवरी हो गई है ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये पूरा कम्युनिकेशन होगा तभी डिलीवरी यहाँ पे मानी जाएगी। क्लियर बात है? अनलेस डिलीवरी नहीं होगी। ये कौन सा सेक्शन बोलता है? सेक्शन 36 सब सेक्शन 3। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्स सोल्ड 50 टन ऑफ राइस टू वाई, एक्स ने वाई को 50 टन ऑफ राइस बेचा। द गुड्स आर लाइंग इन द गोडाउन ऑफ जेड, और जेड के गोडाउन में वो गुड्स है, ठीक है, यानी पोजीशन किसके पास है, जेड के पास है, और एक्स बेच दिया वाई को। एक्स आस्क वाई टू टेक डिलीवरी फ्रॉम द गोडाउन ऑफ जेड। अब एक्स ने बोला कि भैया यहाँ पे गोडाउन में अपना सामान पड़ा है, तुम जाके वहां से ले लेना। द डिलीवरी शैल नॉट बी ट्रीटेड कंप्लीटेड अनलेस जेड एक्नॉलेजेस टू वाई दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन हिज बिहाफ। डिलीवरी तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक जेड ये एक्नॉलेज नहीं करता कि भाई उसके पास वाई के जो गुड्स है वो पड़े हुए हैं। अब इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने प्रीवियस पार्ट भी देखा उनको कंफ्यूजन हो सकता है। क्या कंफ्यूजन हो सकता है? तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था प्लेस ऑफ डिलीवरी, वहां पे अपन ने टोटल 3 चीजें समझी थी मोटे मोटे तौर से, जो कुछ यहाँ से अपन ने डिस्कस किया था इधर से अपार्ट से लेके ये लास्ट तक। वो 3 चीजें क्या थी, फटाफट से मैं रिवाइज आपको करवा देता हूँ। जब गुड्स सेल का बात हो रही है, डिलीवरी उस प्लेस में होगी जहां पे भैया गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल है। अगर गुड्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है गुड्स सोल्ड का, तो जहां पे हो रहा है वहां पे ही आपकी डिलीवरी मानी जाएगी एट द टाइम ऑफ सेल। दूसरी चीज अपन ने देखी थी, गुड्स एग्रीड टू बी सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। अगर गुड्स हम कर रहे हैं एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, गुड्स का हम एग्रीमेंट टू सेल कर रहे हैं, तो डिलीवरी कहां मानी जाएगी, तो डिलीवरी एट अ प्लेस वेयर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सेल। तो गुड्स एग्रीमेंट ऑफ सेल के समय में जहां पे पड़े हुए थे वहां पे मानी जाएगी। जैसे गोडाउन वाला एग्जांपल ले लो, 2 बायर हैं एक्स और वाई, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब एग्रीमेंट ऑफ सेल हो रहा है, समझ लो दुकान में, ठीक है, गुड्स पड़े हैं कहीं पे दूसरी लोकेशन में, गोडाउन में पड़े हैं। तो एग्रीमेंट ऑफ सेल के केस में क्या होगा, डिलीवरी कहां से होगी, गोडाउन से होगी, ठीक है, सौदा कहां पे हुआ, दुकान में। बट क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है, तो जहां पे एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सेल वो गुड्स है, वहां पे अपन डिलीवरी मान लेंगे, यानी डिलीवरी कहां से उठानी है, अपने को गोडाउन से उठानी है। तीसरी चीज अपन ने देखी थी कि अगर भैया गुड्स एक्जिस्टेंस में नहीं है, जैसे मैंने आपको फर्नीचर वाला एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे कोचिंग डालनी है, मुझे उसके लिए बेंच टेबल चाहिए रहेगा, मैं जाऊंगा फर्नीचर की दुकान के पास। अब उन लोग जनरली ऐसा बहुत ज्यादा स्टॉक अपने पास रखते नहीं है, वो कहाँ होता है, वो उनकी एक फैक्ट्री दूसरी जगह होती है, वहां पे वो बना के रख लेते। तो अगर मैं कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा हूँ कि भैया मुझे यहाँ पे डिलीवरी चाहिए या मैं दुकान से डिलीवरी उठाऊंगा, क्योंकि गुड्स एक्जिस्टेंस में नहीं है। अगर गुड्स एक्जिस्टेंस में नहीं है और मैंने कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया इस रिगार्ड टू डिलीवरी, तो मुझे डिलीवरी कहां से लेनी पड़ेगी, मेरी प्लेस ऑफ डिलीवरी कहां मानी जाएगी, वो फैक्ट्री जहां पे वो फर्नीचर बन रहा है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इफ नॉट देन इन द एग्जिस्टेंस एट द प्लेस एट विच दे आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस। अगर एग्जिस्टेंस में नहीं है तो जहां पे वो मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस हो रहे हैं वो वहां पे हमारी प्लेस ऑफ डिलीवरी आनी जाएगी। अब कंफ्यूजन कहां हो सकता है, कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को सेकंड वाले पॉइंट में, कि जब हम एग्रीमेंट टू सेल कर रहे हैं तो उसके हिसाब से प्लेस ऑफ डिलीवरी हो रही है हमारी गोडाउन में, यानी उस समय यहाँ गुड्स हमारे पास होने चाहिए। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, गुड्स जब तक हम डिलीवर नहीं मानेंगे जब तक कोई तीसरी पार्टी यहाँ पे अपना कंसेंट ना दे दे। यहाँ पे क्या है, एग्रीमेंट टू सेल हो गया, यहाँ पे डन, गुड्स गोडाउन में पड़े में डिलीवरी हो गई है मान ली जाए, यहाँ पे क्या होगा, डिलीवरी हो गई है मान ली जाएगी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स क्योंकि थर्ड पार्टी में है, तो वो थर्ड पार्टी जब तक अपना कंसेंट नहीं देगा तब तक डिलीवरी हो गई है ऐसा नहीं मानेंगे। थर्ड पार्टी का कंसेंट देना जरूरी है, उसके बाद ही डिलीवरी हो गई है ऐसा माना जाएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ बच्चे लोगों को होगा, तो इसलिए मैंने आपको पुराना पॉइंट भी रिवाइज करवा दिया और आपको कंफ्यूजन जो हो सकता था वो भी मैंने क्लियर करवा दिया है।
नेक्स्ट है अपना पॉइंट नंबर 8, दैट इज कॉस्ट ऑफ डिलीवरी। तो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी जो है वो कौन बियर करेगा? कॉस्ट ऑफ डिलीवरी जो है वो कौन बियर करेगा? तो सिंपल सी बात है, अगर आप कोई भी सामान दुकान से उठा रहे हो और आप उसको खुद से ले जाओगे, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी आपको बियर करनी है, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि भैया मेरे घर भिजवाने था, दुकान वाला आपके घर तो भिजवा देगा, बट जो उसकी दुकान से आपके घर तक का खर्चा है, उसकी दुकान से आपके घर तक का जो खर्चा है, उसका जो कॉस्ट है, वो जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस है, वो किसको देना पड़ेगा? वो आपको दुकान तक के आने के जो भी खर्चे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दुकान वाला है, गेहूं बेच रहा है, तो वो फार्मर से गेहूं लेके आएगा, तो फार्मर के खेत से गेहूं अपनी दुकान तक लाने में जितना भी खर्चा होगा, वो किसका है? सेलर का है। वो किसका है? सेलर का है। खेत से दुकान तक सारे खर्चे किसके? सेलर के। दुकान से आपके घर तक डिलीवर करने का खर्चा किसको देना पड़ेगा? बट ऑब्वियस आपको देना पड़ेगा। दुकान वाला डिलीवर कर देगा, वो आपके लिए टेम्पो रिक्शा कुछ भी जो भी है वो अरेंजमेंट कर देगा, पैसा आपको देना पड़ेगा। क्लियर बात है एकदम? क्या लिखा है? अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अगर एग्रीड नहीं हो रहा है तो द एक्सपेंस and expense of an incidental to putting the goods into a delivered state is borne by the seller। ठीक है, सेक्शन 36(5) क्या बोल रहा है यहाँ पे कि गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए जो भी खर्चे होंगे वो क्या होंगे? सेलर के होंगे। यानी मतलब मैंने वही बोला कि फार्म से लेके उसको पैक वैक करके बोरे में डाल के दुकान तक लाने का खर्चा किसका? सेलर का खर्चा। सिमिलरली ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू टेकिंग पोजीशन ऑफ गुड्स मस्ट बी borne by the buyer। अब गुड्स का पोजीशन लेने के लिए, उसको अपनी जगह पे लाने के लिए जो भी खर्चा होगा वो कौन देगा? बायर देगा। एग्जांपल यहाँ पे S agrees to sell 50 tons of basmati rice to B at Delhi। All the expenses for delivering the goods up to Delhi will be borne by S। दिल्ली में गुड्स को लाने के लिए जितने भी खर्चा होगा एस बियर करेगा। सब्सिक्वेंटली एक्सपेंसेस फ्रॉम दिल्ली रेलवे स्टेशन टू द ऑफिस ऑफ बी विल बी बोर्न बाय द बी। एक जगह तक क्या हो गया? सेलर ने बॉर्न कर लिया खर्चा, कहां तक? दिल्ली के रेलवे स्टेशन तक। अब वहां से रेलवे स्टेशन से लेके बी को जहां भी गुड्स ले जाना है, ठीक है, बी को अपने घर ले जाना है, अपनी फैक्ट्री ले जाना है, कहां भी ले जाना है, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, ऑटो टैक्सी ट्रक का जो भी खर्चा है, वो कौन देगा? बी देगा, दैट इज बायर देगा, सेलर नहीं। ठीक है। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 9 या रूल नंबर 9, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वालिटी, यहाँ पे इसको क्वांटिटी भी हम बोल सकते हैं, रॉन्ग क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अब रॉन्ग मतलब क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने मंगाया 100 टन राइस, आ गया 90, रॉन्ग क्वांटिटी। मैंने मंगवाया 100 टन राइस, आ गया 110, अगेन रॉन्ग क्वांटिटी। मैंने 50 सीमेंट के बोरे मंगवाए, कितने आ गए? 45 आ गए। मैंने 50 मंगवाए, कितना आ गया? 60 आ गया। यानी रॉन्ग क्या है? जितना मैंने बोला उससे कम आ गया, वो भी गलत है, जितना बोला है उससे ज्यादा आ गया, वो भी गलत है, रॉन्ग क्वांटिटी। क्लियर है? अब इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ? मैं या तो बोल दूंगा कि नहीं भैया मैंने 50 बोरा सीमेंट बोला था, 50 भेजो, मेरे को 40 नहीं चाहिए, पूरा सामान अपना ले जाओ। या जो मैंने क्वालिटी का बोला था वो क्वालिटी का नहीं है, वो आप सामान वापस। तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था, अगर उससे मेरा सामान जो है मैच नहीं कर रहा है, मैं आउटराइट उसको पूरा रिजेक्ट कर सकता हूँ। या मैंने 50 मंगवाया, 45 आया, मैं पूरा रिजेक्ट कर सकता हूँ। या मैं चाहूँ तो 45 जो सीमेंट के बैग्स हैं उसको मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। पैसा किसका दूंगा? बट ऑब्वियसली बात है, 45 बैग मैंने रिसीव किए तो 45 बैग का ही मैं कॉस्ट जो है वो दूंगा। ऐसा नहीं कि 50 का पैसा दे दूंगा और बैग मेरे पास 50 आए। सिमिलरली अगर मेरे पास 60 बैग्स ऑफ सीमेंट आया और मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भैया मेरे को ठीक है, मेरा घर बन रहा है, 5-10 सीमेंट के बोरे एक्स्ट्रा पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ऑर्डर दिया था 50 का, दुकान वाले ने मान लो गलती से अपना कितना भेज दिया? 60 भेज दिया, और अपन उसको बता भी नहीं कि भाई 60 आ गया। दुकान वाला बोल रहा है कि भैया मैंने 60 भेज दिया है, देख लेना, आपको चाहिए होगा तो वो रख लेना, नहीं तो लौटा देना। तो अगर मैं 60 बैग्स पूरे रख लेता हूँ तो मैं कितना पैसा दूंगा? 60 बैग्स का जो भी हिसाब हो रहा होगा उस हिसाब से पैसा दूंगा। ऐसा नहीं कि मान लो 50 बैग पे मैंने बोला कि 1000 रुपए दूंगा, तो 60 बैग आ गए तो मैं 1000 ही दे रहा हूँ, नहीं। तो जो प्रोपोर्शनेट बनेगा 60 बैग के हिसाब से मेरे को उतनी उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। नहीं तो भैया मैं 10 बैग क्या लौटा दूं, 50 रख लूं, 1000 रुपए दे दूं, बात यहाँ पे खत्म हो गई। क्लियर बात एकदम? तो रॉन्ग क्वांटिटी क्वालिटी आती है तो हम क्या कर सकते हैं? पूरा रिजेक्ट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। एक्सेप्ट करते हैं तो भैया जो भी कॉन्ट्रैक्ट में हमारा एग्रीमेंट में जो डिसाइडेड प्राइस है उस हिसाब से हम पेमेंट कर देंगे। सिंपल एकदम। पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द डिलीवर्ड क्वांटिटी ऑलवेज कंफर्म्ड टू द ऑर्डर क्वांटिटी। If less than contracted quantity is supplied, the buyer may reject them. But if the buyer accepts them, accepts the goods so delivered, he shall pay them at the contract rate, section 37(1)। वही बोल रहा है कि भैया जरूरी नहीं आपने जितना ऑर्डर दिया उतना ही आपके पास है, कभी भी कम ज्यादा हो सकता है। तो अगर कम ज्यादा होता है तो बायर पूरा का पूरा भी रिजेक्ट कर सकता है। अगर वो एक्सेप्ट करे तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकल के आ रहा है वो उसको पे करना है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया क्या है? ए सेल्स टू बी 2000 ग्रॉस 2000 ग्रॉस ऑफ 200 यार्ड रील ऑफ स्विंग कॉटन। आफ्टर टेकिंग डिलीवरी बी फाइंड्स द लेंथ ऑफ द कॉटन पर रील इज लेस देन 200 यार्ड। ठीक है, 200 यार्ड की जो कॉटन रील है उसका बात हुआ था, बट जब बी को डिलीवर मिलता है वो देखता है कि भैया 200 यार्ड से जो लेंथ है वो कम है। अब इस केस में क्या कर सकते हैं? बी जो है वो पूरा पूरा रिजेक्ट कर दे, एक्सेप्ट कर ले, और जो भी प्रोपोर्शनेट पेमेंट बन रहा है वो पे कर दे। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है? द एवरेज बीइंग शॉर्टेज ऑफ अबाउट 6%, 6% से जो हमारी लेंथ है वो छोटी है। बी में रिजेक्ट द गुड्स, बी चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है। इफ ही वेव्स द राइट ऑफ रिजेक्शन, यानी वो रिजेक्ट नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। वेव द राइट यानी रिजेक्शन के राइट को वो वेव ऑफ कर रहा है, हटा रहा है, मतलब एक्सेप्ट कर रहा है। He is liable to pay the price of the goods at the contract price। तो जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उस हिसाब से वो पेमेंट कर देगा। Similarly, if quantity of a goods larger than contracted to sell is delivered, the buyer may accept the goods including the contract and reject the rest. He may reject the whole. If the buyer accepts the whole of the goods so delivered, he shall pay them at the contract। सिंपल, अगर ज्यादा आ गया तो उसको रिजेक्ट कर दे ज्यादा वाले को,
पूरा रिजेक्ट कर दे, नहीं तो भैया क्या है जितना उसको चाहिए उतना रख ले, उसका प्राइस दे दे, ज्यादा रख रहा है तो ज्यादा का भी प्राइस उसको देना पड़ेगा। आगे, if the goods agreed to be supplied are delivered with goods mixed with goods of different description not included in the contract, आंसर क्या बोल रहे हैं, गुड्स एग्रीड टू बी सप्लाइड, आपने कुछ गुड्स को एग्री किया था सप्लाई करने के लिए, आर डिलीवर्ड विद गुड्स मिक्स विद गुड्स ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, अब उसमें कुछ मिलावट हो गई है दूसरे गुड्स की जो थोड़े से अलग हैं, नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट में बात नहीं हुई थी। फॉर एग्जाम्पल अपन ने मान लो 100 पैकेट मैंने बोला था कि भैया चिप्स का भिजवा देना, ठीक है, 100 पैकेट मान लो मैंने लेस का बोला था भिजवा देना, अब क्या हो गया, गलती से 80 पैकेट तो लेस का आ गया, 20 पैकेट किसी और का आ गया, तो जो 20 पैकेट है क्या मैंने उसका ऑर्डर दिया था, नहीं, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से था, नहीं, अब इस केस में क्या होगा, द बायर में एक्सेप्ट द गुड्स व्हिच आर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट द रेट्स और में रिजेक्ट द होल, सेक्शन 37। क्या हो रहा है यहाँ पे, तो मैं 80 उस पैकेट को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, 20 को रिजेक्ट कर दो, या पूरा ही मैं बोलूँ कि नहीं भैया जो 80 तुम लेस भी लेके आए उसको भी ले जाओ एक साथ, मेरे पास सीधा 100 पैकेट ही लाके दे। सेक्शन 37 एग्जाम्पल, अ बायर इंस्पेक्टेड सर्टेन टिम्बर ऑफ सर्टेन टिम्बर्ड एंड ब्रांडेड बाय हैमर मार्क्स दोस व्हिच ही एक्सेप्टेड, एक बायर ने क्या किया, इंस्पेक्ट किया सर्टेन टिम्बर को और उसको ब्रांड कर दिया बाय हैमर मार्क्स, मान लो उसने उसने कुछ अपना निशान लगा दिया, हैमर से निशान बना दिया, ठीक है, जो जो वो एक्सेप्ट कर रहा है। व्हेन द टिम्बर अराइव्ड इट कंटेन्ड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अनब्रांडेड टिम्बर, अब जब टिम्बर आया तो उसमें कुछ ऐसा भी टिम्बर था जो अनब्रांडेड था, मतलब बायर ने जिसको इंस्पेक्ट नहीं किया था। हेल्ड द बायर कुड रिजेक्ट द होल कंसाइनमेंट, बायर चाहे तो पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दे। द अबव प्रोविजन आर सब्जेक्ट टू एनी यूजेस ऑफ ट्रेड, स्पेशल एग्रीमेंट और कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, ठीक है, यानी यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, या तो पूरा रिजेक्ट कर दे, या जो जो ब्रांडेड वाले हैं जो उसने चेक किया है प्रॉपर उसको एक्सेप्ट कर दे, बाकी को लौटा दे। अगला 10th इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, ठीक है, पार्ट पार्ट में जब हमारे पास गुड्स आ रहा है तो क्या हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते, लेंगे तो कैसे लेंगे, क्या उसका प्रोसीजर होगा, देखो इंस्टॉलमेंट डिलीवरी सेक्शन 38, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी सेक्शन 38, बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इंस्टॉलमेंट अनलेस एग्रीड अदरवाइज। हाँ, अब जो बायर है यहाँ पे प्राइमा फेसी क्या बोल रहे हैं कि भैया हमको गुड्स एक ही बार में लेना है, हम इंस्टॉलमेंट में गुड्स लेने के लिए बाउंड नहीं है अगर हमने एग्री नहीं किया है, तो अगर हमने एग्री किया है कि ठीक है पार्ट पार्ट में गुड्स भिजवा देना चलेगा, ठीक है, बट अगर एग्री नहीं किया है तो हमको एक बार में, अगर अपन ने बोला है कि एक बार में अपने को पूरा सामान चाहिए तो एक बार में ही मिलना चाहिए। इफ द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड फॉर इंस्टॉलमेंट डिलीवरी विच आर टू बी सेपरेटली पेड फॉर and the seller makes no delivery or defective delivery in respect of one or more installment, or the buyer neglects or refuses to take the delivery or pay for one or more installment, it is a question in each case depending on the terms of the contract and the circumstances of the case whether the breach of contract is a repudiation of the whole contract or whether it is severable breach giving rise to a claim for compensation but no right to treat the whole contract as repudiated। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अगर अपन ने कॉन्ट्रैक्ट किया है इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी लेने का, अब जिसके लिए हम क्या करेंगे, सेपरेटली पे करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि भैया मेरा घर बन रहा है, मुझे 500 बोरी सीमेंट चाहिए, तो आप धीरे धीरे करके भेजना, वैसे तो नहीं कि भैया मैं एक ही बार में मंगवा के रख लूंगा, स्टोरेज का मेरा खर्चा आएगा, बहुत केयर करके उसको स्टोर करना पड़ेगा, तो मैं क्या बोलूंगा भैया कि आप एक काम करो 100 करके मेरे को 5 बार सेंड कर देना, जैसे ही आप पहला लॉट भेजोगे 100 का मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, जैसे ही आप दूसरा 100 भेजोगे मैं उसकी पेमेंट कर दूंगा। तो इस टाइप से अपन ने क्या किया, बात की है कि गुड जो है वो डिलीवरी में, डिलीवरी क्या होगी, इंस्टॉलमेंट में होगी और उसको हम सेपरेटली पे करेंगे। बट क्या हो रहा है, अगर सेलर कोई डिलीवरी नहीं दे पाया, सेलर ने मिस कर दिया या उसने डिफेक्टिव गुड्स भेज दिए एक डिलीवरी में या एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट में, एक इंस्टॉलमेंट में या एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट, तो बायर क्या कर सकता है, नेग्लेक्ट या रिफ्यूज कर सकता है टू टेक अ डिलीवरी और पेमेंट भी देने से वो मना कर सकता है। ये केस टू केस टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डिपेंड करेगा कि अब हम क्या करेंगे, ठीक है। वैसे सर्कमस्टेंसेज में क्या हम इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे और उसके ऊपर फ्रॉड का केस लगाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट पूरा अपन उसको डिसॉल्व कर देंगे, या हम क्या करेंगे, जो हमको डैमेजेस वगैरह हुआ तो उसके लिए हम कंपनसेशन वगैरह क्लेम करेंगे। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये हमको कॉन्ट्रैक्ट में देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से हमारी बात हुई है, ठीक है। एक बार और फिर से बता देता हूँ, गुड्स जो है इंस्टॉलमेंट में आने, पेमेंट भी जो है इंस्टॉलमेंट में होना है। मान लो बायर ने कुछ गड़बड़ गुड्स भेज दिया या उसने जो इंस्टॉलमेंट है वो ही नहीं भेजा, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में देखना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, या तो हमारे पास जितना गुड्स आ गया उसका पेमेंट कर दो, जो डिफेक्टिव है उसका नहीं करो। अब जो डिफेक्टिव आया है या नहीं आया है, तो डिफेक्टिव आया या नहीं आया, इसमें लॉस किसका है, हमारा है। डिफेक्टिव गुड्स आ गया, हमारा लॉस है, हमारा जो काम है वो धीरे हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। या गुड्स ही नहीं आया, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, काम हमारा रुक जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा वेस्टेज हो जाएगा ऑफ लेबर, हिज टाइम एंड एफर्ट। क्लियर बात है। अब इससे जो हमको लॉस हो रहा है बायर को, अब इसके लिए हम 2-3 चीजें कर सकते हैं। क्या क्या, या तो हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दे और उसके ऊपर केस ठोक दे कि भैया तुम्हारे चक्कर में हमारा नुकसान हो, हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। या हम क्या कर सकते हैं, डैमेजेस के लिए सू कर सकते हैं, बट ये देखना पड़ेगा कि हमने एग्रीमेंट में क्या बोला है, किस तरीके से अपन ने बात की है। तो जब भी कभी लाइफ में आप कोई भी एग्रीमेंट करो, कुछ भी चीज करो, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही एक एक चीज, जितना आप दिमाग चला सकते हो, घोड़े दौड़ा सकते हो दिमाग के, उतना हर एक पॉइंट आप कॉन्ट्रैक्ट में डालो, ताकि इन फ्यूचर कभी भी किसी तरीके की कोई दिक्कत आए। एग्जाम्पल यहाँ पे, एक्स बॉट फ्रॉम वाई 25 टन ऑफ पेपर अक्टूबर नवंबर शिपमेंट। एक्स क्या कर रहा है, वाई से 25 टन ऑफ पेपर खरीद रहा है अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, मतलब बोले कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में मेरे को 25 टन भेज देना।
बाय ने शिप किया 20 टन इन नवंबर, बाय ने क्या किया 20 टन उसने नवंबर में भेजा और 5 टन उसने दिसंबर में भेजा। सिंस द गुड्स हैव नॉट बीन डिलीवर्ड एट ट्रस्ट एज पर द कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजन, एक्स इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इंस्टॉलमेंट डिलीवरी अनलेस दे आर एग्रीड ऑलरेडी एग्रीड फॉर इट, एक्स कुड रिजेक्ट द होल लॉट। एक्स क्या कर सकता है, होल लॉट को वो रिजेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस हिसाब से डिलीवरी। अगर मान लो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था अक्टूबर नवंबर का, डिलीवरी हो रही है नवंबर दिसंबर का, इस केस में बायर को कोई दिक्कत नहीं है। बायर को अगर कोई दिक्कत नहीं है तो वो क्या करेगा, पूरा पूरा एक्सेप्ट कर लेगा, पूरा पूरा पैसा भी वो देगा। क्लियर बात है? नेक्स्ट रूल नंबर 11, डिलीवरी टू कैरियर और वॉरफिंगर। डिलीवरी टू कैरियर या वॉरफिंगर, सेक्शन नंबर 39 क्या बोल रहा है? इफ इन परसुएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ कैरियर फॉर ट्रांसमिशन to the buyer or to a warfinger for safe custody, delivery of goods to them is prima facie deemed to be the delivery of goods to the buyer। क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर एक गुड्स है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह तक जाने जिसमें हमको बीच में कैरियर या वॉरफिंगर की हमको सहायता लेने की जरूरत पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मेरे को अगर मुंबई गुड्स भिजवाने हैं तो बट ऑब्वियसली बात है गुड्स को मैं फ्लाइट से, रेलवे से, पोस्ट से भेजूंगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी कैरियर और वॉरफिंगर के हेल्प। डिलीवरी कब मानी जाएगी? ऑन माय पार्ट, गुड्स डिलीवरी ऑफ गुड्स टू देम इज प्राइमा फेसी डीम टू बी डिलीवर ऑफ गुड्स टू द बायर। अगर मैंने गुड्स जो है वो कैरियर को, वॉरफिंगर को दे दिया ये अपना ट्रांसपोर्टेशन के लिए, डिलीवरी हो गई है मेरे एंड से, ऐसा माना जाएगा। इन सच अ केस द सेलर मस्ट एंटर इनटू अ रीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट विद द कैरियर और वॉरफिंगर ऑन बिहाफ ऑफ द बायर फॉर द सेम ट्रांसमिशन और कस्टडी ऑफ गुड्स। अब इस केस में क्या है कि सेलर को एंटर करना है एक रीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट में कैरियर या वॉरफिंगर के साथ ऑन द बिहाफ ऑफ बायर फॉर ट्रांसमिशन और कस्टडी ऑफ द गुड्स। कि गुड्स को भैया आप अच्छी तरीके से संभाल के ले जाना, बायर के बिहाफ पे ये सेलर उनसे बातचीत कर लेगा, एग्रीमेंट कर लेगा, कैरियर या वॉरफिंगर। फेलियर टू डू सो, अगर सेलर ऐसा नहीं करता है, सो कपल्ड विद द लॉस ऑफ गुड, और लॉस हो जाता है गुड्स का इन ट्रांजिट, बायर में रिजेक्ट डिलीवरी टू कैरियर या वॉरफिंगर एज डिलीवर्ड टू हिमसेल्फ एंड में होल्ड द सेलर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉस। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, सेलर बहुत ही नेग्लिजेंट होके, ठीक है, सेलर बहुत ही नेग्लिजेंट होके यहाँ पे कैरियर को या वॉरफिंगर को गुड्स दे दिया, बोला कि भैया इसको पहुंचा देना, ठीक है, जैसे भी पहुंचे पहुंचा देना। मान लो गुड्स डैमेज कंडीशन में पहुंचे तो क्या बायर एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कहने का मतलब ये है कि सेलर अगर गुड्स दे रहा है कैरियर और वॉरफिंगर को तो वो मेक श्योर करे, ठीक है, इंश्योर कर ले कि भैया गुड जो है अच्छी तरीके से प्रॉपरली चले जाए। उसके लिए वो कैरियर और वॉरफिंगर से बात कर ले, एग्रीमेंट कर ले कि इसको सेफली पहुंचा देना। unless otherwise agreed, आगे unless otherwise agreed if goods are sent by seller to the buyer by a route involving sea transit, अगर sea के रास्ते से भेज रहे हैं, in circumstances in which it is usual to ensure the seller is required to give such notice to the buyer as may enable him to ensure them during their sea transit, and if the seller fails to do so, the goods deemed to be at his risk during the sea transit। अगर भैया हम sea के थ्रू भेज रहे हैं तो सेलर की यहाँ पे जिम्मेदारी हो रही है कि भैया वो प्रॉपरली इंश्योर कर ले कि गुड जो है सेफली पहुंच जाए। अगर नहीं पहुंचते तो सेलर की जिम्मेदारी यहाँ पे आ जाएगी। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अगर अपन ने अनलेस अदरवाइज एग्रीड नहीं तो गुड्स सेंड कर रहा है सेलर सी रूट से, सर्कमस्टेंसेज में यूजुअली क्या है कि भैया इंश्योर करवा लो गुड्स को। सेलर की रिक्वायरमेंट है टू गिव सच नोटिस टू द बायर, बायर को बोल दे कि जिससे भैया वो इंश्योरेंस वगैरह करवा ले। नहीं करवा पा रहा है तो यहाँ पे किसका आ जाएगा, सी का आ जाएगा। कम करो इसको भैया फटाफट से, 2 पॉइंट अपना बचा है 12 और 13। 12 बोल रहे हैं रिस्क वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड एट अ डिस्टेंस प्लेस, और डिस्टेंस प्लेस में अपन गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं तो रिस्क इसका यहाँ पे आएगा। इट इज क्वाइट पॉसिबल समटाइम फॉर द बायर टू आस्क सेलर टू डिलीवर गुड्स एट अ प्लेस वेयर दे आर एग्रीड टू बी delivered। If the seller agrees to deliver the good at the risk of the buyer at a place other than what they are when sold, the buyer shall nevertheless, unless otherwise agreed, buyer take any risk of deterioration in goods necessarily incident to the course of transit। क्या बोल रहे हैं कि भैया ऐसा होता है कभी कभार, बायर जो है वो सेलर को बोल सकता है कि आप मेरे को डिलीवरी ऑफ गुड्स देना एक दूसरी प्लेस, ठीक है, मेरे को बहुत दूर की प्लेस है, वहां पे आप मेरे को गुड्स की जो है डिलीवरी दे देना। अगर सेलर एग्री कर देता है, if seller agrees to deliver the good at the risk of buyer, सेलर क्या कर रहा है, गुड्स को एग्री कर रहा है डिलीवर करने का एट द रिस्क ऑफ बायर, मतलब बायर का रिस्क है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो है वो सामान जा रहा है एट प्लेस अदर देन व्हाट दे आर एट अदर देन दैट वेयर दे आर व्हेन सोल्ड। ऊपर अपन ने पढ़ा था कि भैया जब हम सेल कर रहे हैं गुड्स को तो जहां पे हमने कर लिया अपना बातचीत कर लिया वहीं से आपको डिलीवरी लेनी है। पर बायर बोल रहे हैं कि भैया मैं यहाँ से नहीं ले सकता, एक काम करो आप दूसरी जगह पहुंचा दो मेरे रिस्क पे, और सेलर इस चीज को एग्री कर दे रहा है कि वो एक दूसरे जगह पे गुड्स को पहुंचाने के लिए एग्री कर दे रहा है। तो बायर shall nevertheless unless otherwise agreed buyer takes the risk of the deterioration। इस केस में अगर गुड्स में कोई भी डैमेज होता है तो रिस्क किसका, बायर का, नुकसान किसका, बायर का, भरपाई कौन करेगा, बायर को ही खर्चा उसका उठाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर बात है एकदम, नहीं है क्या, एक बार फिर से बता देता हूं मैं। सेलर और बायर ने क्या किया भैया, बातचीत की है गुड्स को डिलीवर करने, गुड्स जो है बहुत दूर में डिलीवर करना है। सेलर बोल रहा है भैया मेरी दुकान में गुड्स रेडी है, आप यहीं से उठा के ले जाओ। बायर बोलता है कि भैया मैं यहाँ से नहीं ले जा पाता, एक काम करो आप गुड्स को मेरे जगह पे छुड़वा दो।
तो बायर सेलर बोला कि भैया मैं छुड़वा तो दूंगा बट बहुत दूर है, हो सकता है बीच में डैमेज हो जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लूंगा। तो बायर बोला कि ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, आप एक काम करो, आप गुड्स को ढंग से भिजवा दो, कुछ भी होता है तो मैं उसको समझ लूंगा। इस केस में जिम्मेदारी किसकी आएगी? बायर की आएगी। अगर कुछ भी गुड्स को नुकसान होता है तो सेलर की लाइबिलिटी नहीं होगी, अगर बहुत ज्यादा और इस तरीके का वो एग्रीमेंट कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट, बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स, सेक्शन 41। जब भी हमारे पास डिलीवरी आती है, चाहे खाने की हो, जोमेटो स्विगी से, डोमिनोज से हमारे पास खाना आ रहा है, हम एक बार चेक जरूर करें। ठीक है, अमेजोन से हमारे पास डिलीवरी आ रहा है, हम एक बार चेक जरूर करते हैं। हमारा राइट है कि जो हमने गुड्स ऑर्डर किया है, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भैया इस क्वांटिटी का, इस क्वालिटी का, इस टाइप का गुड्स होना चाहिए, इसका हमको एग्जामिन करने का राइट होता है। अगर वैसा हमको गुड्स नहीं मिला है, हम क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे। अगर हमको वैसा गुड्स नहीं मिला है जो हमको डिस्क्रिप्शन हमने दिया था, जिस गुड्स का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, अगर हमको वो नहीं मिला, हम क्या करेंगे? रिजेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास वो राइट है। कौन सा सेक्शन हमको राइट देता है? सेक्शन नंबर 41 देता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? गिव्स बायर द राइट टू एग्जामिन द गुड्स which are delivered to him which he has not previously examined। ठीक है, बायर के पास ये राइट है कि गुड्स को वो क्या कर सकता है? एग्जामिन कर सकता है। 2 बार कर सकता है। अब एक बार तो जब वो गुड्स क्या है, लोड हो रहा है, एक बार उसने दुकान में एग्जामिन कर लिया, हाँ प्रॉपर है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर वो दुकान पे एग्जामिन नहीं कर पा रहे, आप ऑनलाइन कुछ सामान मंगवा रहे हो, आपका मोबाइल आ रहा है मान लो दिल्ली से, तो आप क्या दिल्ली में एग्जामिन कर सकते हो? क्या जाके नहीं? तो आप एग्जामिन कब करोगे? जब आपके पास वो गुड्स आ जाएगा। तो ये आपके पास राइट है कि आप एग्जामिन कर सकते हो, प्रॉपर सही क्वालिटी क्वांटिटी का होगा तब आप उसको एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज आप क्या करोगे? रिजेक्ट करोगे। ही इज नॉट डीम्ड टू हैव accepted them unless until he has a reasonable opportunity to examine them for the purpose of ascertaining whether they are in conformity with the contract or not। ठीक है, मतलब एक ना एक बार तो बायर को चांस मिलना चाहिए कि वो गुड्स को प्रॉपर तरीके से चेक कर ले, ताकि वो ये इंश्योर हो जाए कि हाँ, जिस डिस्क्रिप्शन का उसने गुड्स डिमांड किया था वही उसको रिटर्न में मिला है। अगर नहीं मिला है तो भैया क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा। हम सबको पता है ये पावर कहाँ से मिलती है? सेक्शन नंबर 41 ऑफ द सेल्स ऑफ एक्ट। हमारी जो बाकी की रिमेनिंग कंडीशन थी यहाँ पे पूरी हो जाती है। तो इसी नोट पे आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पे रैप अप करूंगा। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से आएंगी। इन केस कोई भी डाउट रह जाता है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर ये टॉपिक, ये पॉइंट नहीं समझ में आया। मैं कोशिश करूंगा कि प्रॉपर तरीके से आपको वहाँ पे टाइप करके एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दूँ। इसी के साथ इस लेक्चर को अपन यहीं एंड करेंगे। लास्ट तक बने रहने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए